तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मिंग एंड बायो फार्मिंग के बारे में। आखिर मॉलिक्यूलर फार्मिंग होती क्या है। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी ऑर्गेनिज्म या प्लांट है, उसमें जेनेटिकली मॉडिफाई करके अपन प्रोडक्शंस करते हैं प्रोटीन्स का, मेटाबॉलिट्स का। कुछ केमिकल्स होता है जो अपने जैसे कैंसर जैसे कुछ डिजीज़ होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए एंड इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। जो मॉलिक्यूलर फार्मिंग है प्रोवाइड करवाते फार्मास्यूटिकल्स ड्रग लाइक वैक्सीन एंड थेरेप्यूटिक प्रोटीन्स होती है जो कुछ ऐसे डिजीज़ होती है जिसके ट्रीटमेंट के लिए उपयोगी होती है, जैसे कैंसर, हार्ट, लिवर डिजीज़ एंड किडनी डिजीज़ ऑल्सो। किस तरीके से प्रोसेसिंग होती है, इस तरीके मतलब जैसे अपन किस तरीके से प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कैसे बनती है, वो प्रोसेस देखेंगे अपन यहाँ पर। जैसे कोई भी कैंडिडेट जीन यानी जो डिज़ायरेबल जीन से वो लेते हैं और वो किसी वेक्टर में अपन इनकॉर्पोरेट करते हैं उसको, और फिर उस वेक्टर को अपन प्लांट में एक्सप्रेस करते हैं। तो किस तरीके से ये प्लांट है जो एडिबल फूड्स प्रोवाइड करवाता है और प्यूरिफिकेशंस करता है प्रोटीन्स एंटीबॉडीज़ का इन फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस एंड कुछ टॉपिकल एप्लीकेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होता है। टॉपिकल एप्लीकेशंस का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी अपने जैसे हाथ है यहाँ पे चोट लग जाती है और अपन है ना कुछ ऐसी दवाई आती है जो चोट पे लगाने के लिए उपयोगी होती है, इसको बोलते हैं अपन टॉपिकल एप्लीकेशंस। अपन अब बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मिंग ज़रूरी क्यों है अपने लिए। मतलब एक्चुअली एक पहली बात तो ये है कि बहुत सारी डिजीज़ ऐसी जिनके लिए उपयोगी एडिबल वैक्सीन्स प्रोवाइड करवाती है और लार्ज स्केल से मतलब कम एरिया में अच्छी मात्रा में प्रोटीन का प्रोडक्शंस हो जाता है और प्रोटीन का इजी प्योरीफाई हो जाता है और प्रोटीन को अपन इजीली से स्टोर कर सकते हैं। इसलिए मॉलिक्यूलर फार्मिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ का ट्रीटमेंट हो जाता है एंड मेडिसिन वगैरह रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का प्रोडक्शंस के लिए। मॉलिक्यूलर फार्मिंग के कौन कौन से स्टेप्स हैं। एक तो अपन पहले बात कर चुके हैं कि जीन ऑफ इंटरेस्ट का सिलेक्शंस करते हैं, बाद में क्लोनिंग करेंगे यानी बहुत सारी ऐसी प्रतिलिपि प्रोड्यूस होगी उसके जैसी, फिर बाद में उनको अपन ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, बाद में बैक्टीरिया का कल्चर करेंगे, एक्सप्रेशंस होगा उस वेक्टर का प्लांट्स में, फिर अपन प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, बाद में प्रोटीन को प्योरीफाई करेंगे। प्योरीफिकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो प्रोटीन्स होता है उसके प्योरीफिकेशन करने के बाद में अलग अलग वर्ल्ड्स में डालते हैं उसको, फिर वो इंडस्ट्री में उसको तैयार होके वो मार्केटिंग के लिए जाती है। ये प्रोसेस अपन पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं प्लांट मॉलिक्यूलर फार्मिंग सिस्टम्स की। तो प्रोटीन प्रोडक्शंस के 4 सिस्टम्स होते हैं। स्टेबल न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ क्रॉप स्पीसीज दैट विल बी ग्रो इन द फील्ड और इन ग्रीन हाउस। ये फर्स्ट वन स्टेबल न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। सेकेंड वन स्टेबल प्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ क्रॉप स्पीसीज। थर्ड वन ट्रांजिएंट ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ क्रॉप स्पीसीज। लास्ट वन स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ए प्लांट स्पीसीज दैट इज ग्रो हाइड्रोपोनिकली। जो हाइड्रोपोनिकली इसमें है ना अपन जो ग्रो स्टेबली ट्रांसफॉर्म मतलब प्लांट्स को जो ग्रो करते हैं वो हाइड्रोपोनिकल कंडीशंस में करते हैं, यानी सोइल नहीं होती वहाँ, ओनली वाटर होगा। इसका मतलब अपन हाइड्रोपोनिकल कंडीशंस के अपन आगे बात करेंगे। तो अपन पहले विस्तार से बात करते हैं स्टेबल न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशंस की। सबसे पहले तो अपन कोई भी जीन्स वगैरह लेते हैं तो उनकी क्लोनिंग करते हैं। इकोलाई मतलब इकोलाई एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया होता है, इसका 2 से 3-4 मतलब 2 to 4 डेज़ के लिए क्लोनिंग करते हैं। तो देखो इसकी जैसी और भी प्रतिलिपियाँ बन रही है, यहाँ पे एक है लेकिन देखो इस कल्चर में अपन कर रहे हैं तो देखो क्लोनिंग करते तो इसकी जैसी बहुत सारी बन रही इधर। फिर इसका अपन ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेंसिस बैक्टीरिया में 2 to 3 डेज़। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अपन देखो बैक्टीरिया का कल्चर करते हैं, एग्रो इन्फिल्ट्रेशंस करेगा मतलब ना जो लीव्स है आपकी उसमें इंजेक्शंस के थ्रू इंजेक्ट कर रहे हैं अपन इसमें 2 to 3 डेज़ के लिए।
फिर प्लांट में अपन एक्सप्रेस हो जाएगा बैक्टीरिया कल्चर वगैरह, ये जो भी एग्रो इन्फिल्ट्रेशन प्लांट में एक्सप्रेशन हो जाएगा 5 to 9 डेज़ के लिए। फिर बाद में अपन प्रोटीन का एक्सट्रैक्ट करेंगे और प्यूरिफिकेशन करेंगे, इस तरीके से अपनी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का प्रोडक्शन होगा। और फिर अपन ने पैकिंग वगैरह इंडस्ट्री में पैकिंग वगैरह करके अपन सेलिंग के लिए आगे प्रोवाइड करवा देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपन। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। स्टेबल न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो मतलब बिना रेफ्रिजरेशन के अपन लॉन्ग टर्म तक इसको स्टोर रख सकते हैं और लार्ज एरिया में लो कॉस्ट में अपन इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज की अगर अपन बात करें तो लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी और इसकी यील्ड कम होगी। सेकंड बात करते हैं अपन स्टेबल प्लास्टिड इन्फॉर्मेशन इन टोबैको। टोबैको में प्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, ये अपन देख रहे हैं। एक्सोजीनियस डीएनए डिलीवरी, ये इसमें आपको शो नहीं हो रहा है, ये एक्सोजीनियस डीएनए डिलीवरी है, यानी बाहर से अपन एक्सोजीनियस डीएनए की डिलीवरी होगी इसमें। फिर इधर ट्रांजिट हो रहा, कोई एक जैसे वेक्टर है, इसका ट्रांजिशन ट्रांसजीन से इधर ये इसमें आपको पैराडिस दिख रही है, इसमें ये कल्चर है, एक तरीके से कल्चर होगा। बाद में रीजनरेशन एंड सिलेक्शन, सूट का सिलेक्शन होगा। यहाँ पर ये प्राइमरी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, फिर ये होमोप्लाज्मिक सेल बनना स्टार्ट होगा। फिर इधर अपन देख रहे हैं स्लाइड में, मतलब जो रीजनरेट जो प्लांट्स हैं इनका जीनोमिक एनालिसिस करेंगे, बाद में अपन वेरीफाई करेंगे इसकी पॉजिटिविटी को और होमोप्लाज्मी को डिटरमाइन करेंगे। फिर अपन यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से प्रोटीन का एक्सट्रेशन एंड एनालिसिस हुआ। फिर अपन कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उस पर इवोल्यूशंस करेंगे इसका। मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटी का मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म वगैरह उनमें ट्राई करेंगे कि भाई ये सक्सेसफुल है या नहीं। स्टेबल प्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशंस के एडवांटेज की बात करें तो ये 40% से ज़्यादा प्रोटीन को एक्सप्रेस करता है, यानी 40% से ज़्यादा प्रोटीन का प्रोडक्शंस करेगा। और जो प्लास्टिड जनरली ये पोलन्स के थ्रू ट्रांसमिट नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्टेबल प्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन में आउट क्रॉसिंग एक मेजर प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर अपन स्टेबल प्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन के डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे जो टाइम के साथ साथ प्रोटीन स्टेबिलिटी भी चेंज हो जाती है रेफ्रिजरेशन के साथ। मतलब यहाँ पे अपन लॉन्ग टाइम तक प्रोटीन को स्टोर नहीं कर सकते हैं। ट्रांजिएंट ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि रिकॉम्बिनेंट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेंसिस लेते हैं अपन, और इसको रिकॉम्बिनेंट एग्रोबैक्टीरियम का कल्चर करते हैं और टोबैको लीव्स भी लेते हैं साथ में, और इन दोनों का साथ में कॉम्बिनेशन में इसको वैक्यूम इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, यानी एग्रो इंजेक्ट करते हैं इसको। तो फिर जो अपनी लीव्स जो इनफिल्ट्रेट हो जाएगी, तो इनफिल्ट्रेट लीव्स में से प्रोटीन का एक्सट्रैक्शन करेंगे और प्यूरिफिकेशन करेंगे, और आगे अपन मार्केटिंग पर्पज़ के हिसाब से अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ट्रांजिएंट ट्रांसफॉर्मेशन के एडवांटेज की बात करें तो ये ओनली टारगेट प्रोटीन का ही स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगी, प्रोडक्शन करेंगे। ये आइडियल सिस्टम है लार्ज नंबर ऑफ कस्टम प्रोटीन के प्रोड्यूस के लिए स्मॉल अमाउंट में। ये लार्ज क्वांटिटी में किसी भी टाइप की प्रोटीन के लिए ये सूटेबल नहीं है, और ये मतलब इसका जो प्रोटीन का प्लांट टिश्यूज़ वगैरह उनका अपन जब स्टोर करते हैं तो उनका प्लांट टिश्यूज़ का डिग्रेडेशन वगैरह से होने की संभावना भी ज़्यादा होती है ट्रांजिएंट में। लास्ट वन स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज दैट इज़ ग्रो हाइड्रोपोनिकली। यहाँ पे अपन जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं उनको हाइड्रोपोनिकली कंडीशंस में ग्रो करेंगे, और इससे अपन फिर बाद में जो इनकी प्लांट्स की जो रूट्स होती है उन रूट्स से डिज़ायरेबल प्रोटीन्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे हाइड्रोपोनिकली मीडियम। हाइड्रोपोनिकली मीडियम के जो डिसएडवांटेजेस है इसके अगर अपन देखते हैं तो एनवायरमेंटल सीरीज जो भी कोजेस वो कम हो जाएंगे।
इजीली अपन प्रोडक्ट करेंगे, प्यूरिफिकेशन वगैरह ईजी होगा। और डिसएडवांटेज की फिर अपन बात करें तो शायद प्रोटीन प्रोडक्ट लार्ज क्वांटिटी में पॉसिबल नहीं हो, और ग्रीन हाउस फैसिलिटीज़ वगैरह वो भी एक्सपेंसिव हो जाती है, इनका ऑपरेट करना वगैरह महंगी पड़ जाती है, अपने लिए कॉस्टली हो जाती है। ये मॉलिक्यूलर फार्मिंग के क्या क्या एप्लीकेशन से अपन उनकी बात करें तो ये अलग अलग प्रोटीन प्रोड्यूस करती है बायोपॉलीमर्स के रूप में। बायोपॉलीमर्स ये कैप्सूल के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है सॉरी। पेरेंटल थेराप्यूटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल के फॉर्म में, इंडस्ट्रियल प्रोटीन्स और एंजाइम्स के फॉर्म में, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के फॉर्म में, और एडिबल वैक्सीन्स के वगैरह उनके फॉर्म। यहाँ पे अपन देख सकते हैं कुछ थेरेप्यूटिक प्रोटीन्स प्रोड्यूस है, जो जैसे यहाँ पे हीमोग्लोबिन एंटीजन में बात करें तो हीमोग्लोबिन ये ब्लड सब्स्टिट्यूट कोज करता है और टोबैको इसका होस्ट सिस्टम है। ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन ये ब्लड सब्स्टिट्यूट कोज करता है और होस्ट सिस्टम पोटैटो है। अल्फा ट्राइकोसेंथिन ये HIV थेरेपी कोज करता है और यहाँ इसका होस्ट सिस्टम टोबैको है। अल्फा इंटरफेरॉन ये वायरल प्रोटेक्शन से एंटी कैंसर कोज करता है और इसका जो होस्ट सिस्टम है ये राइस है। इस तरीके से अपन हीरोडिन हो गया एंटीकोगुलेंट कोज करेगा, कैनोला इसका होस्ट सिस्टम से, इस तरीके से देख लेंगे। कुछ इंडस्ट्रियल प्रोटीन एंड एंजाइम्स की अगर अपन बात करें तो इंडस्ट्रियल एंजाइम्स ये अल्फा एमाइलेज ये इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसका जो होस्ट सिस्टम इस तरीके से अपन बाकी देख लेंगे जिस तरीके से आप देख रहे हो। मैं आगे बढ़ती हूँ। एंटीबॉडीज़, कुछ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस जैसे HSV2 कोलोन कैंसर, डेंटल केयर, हॉटकिंस लैम, ट्यूमर से एसोसिएटेड मार्कर एंटीजन से सच वगैरह कुछ ऐसी प्रोटीन्स है जिनके अलग अलग होस्ट सिस्टम है और एंटीजन अलग अलग यूज़ करते हैं इनके लिए। वैक्सीन से जो अपन देख रहे हैं यहाँ पे जो ये वैक्सीन्स वगैरह है ये इम्यूनाइजेशंस के लिए अच्छी होती हैं। बहुत सारी डिजीज़ के प्रति इम्यूनाइजेशंस प्रोवाइड करवाती है, सेफ़ होती है एंड स्टोरेज वगैरह इनका इजी होता है। और ये मतलब वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस होता है जो प्रोवाइड करवाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू पर्टिकुलर डिसीज़ के प्रति। अपन को वैक्सीन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ये अपन को हेल्दी रखती है, चाइल्ड लाइफ को सेव करती है, क्योंकि इम्यूनाइजेशंस प्रोवाइड करवाती है, बहुत सारे डिजीज़ वगैरह उनको रोकने के लिए अच्छी होती है। क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ अब फ़ायदेमंद है उसके कुछ ना कुछ नुकसान भी होंगे, इसलिए इनके कुछ प्रिकॉशंस है। क्योंकि फूड चेन कंटामिनेशंस को अवॉइड करना चाहिए। कुछ ट्रांसजेनिक क्रॉप्स वगैरह है उनको ज्योग्राफिकली आइसोलेटिंग करना चाहिए। जो अपन हार्वेस्टिंग करते हैं और प्रोसेसिंग करते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट, उनके लिए अलग अलग सेपरेट इक्विपमेंट वगैरह यूज करना चाहिए, प्रॉपरली डिस्कंटामिनेटिंग करना चाहिए इक्विपमेंट से, और मेल स्टेरिलिटी उनका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इनमें ट्रांसजेन्स का स्प्रेड होने के चांसेस वगैरह पोलन के थ्रू ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनको कंट्रोल वगैरह करना चाहिए। और जेनेटिकली जो मॉडिफाइड प्रोडक्ट है उनको लिए लेबल इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए अपन की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग लेबल सेलेक्ट कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं कंक्लूजन्स की। तो प्लांट मॉलिक्यूलर फार्मिंग अपन ने पढ़ा कि एक अट्रैक्टिव प्लेटफॉर्म होता है थेराप्यूटिक प्रोटीन्स के लिए। ये बहुत सारी डिजीज, बहुत सारी प्रोटीन्स वगैरह, बहुत सारी मेडिसिन्स बनाने के लिए उपयोगी है, जो बहुत सारी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए अच्छा माना जाता है। इस तरीके से अपना प्लांट मॉलिक्यूलर फार्मिंग से अच्छा होता है। थैंक यू सो मच।